मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हाँ, किसान समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के दिन में हिंदुस्तान की राजनीति में। किसान को लेकर बड़े बड़े ताने बाने बुने जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो चाहे जाट आरक्षण का। दोनों ही सिर चढ़ के बोल रहा है राजनीतिक दलों के ऊपर। जी हाँ, संसद को घेरने की भी बात हो रही है। संसद सत्र इस बार शुरू होने से एक दिन पहले की। और हमारे साथ इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता और किसानों से जुड़े रहने वाले नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र चौधरी और आम आदमी पार्टी के नेता रमजान चौधरी। जी हाँ, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत के लिए। सबसे पहले रमजान भाई, आपसे मैं मुखातिब हूँ कि चूँकि आम आदमी पार्टी को माना जा रहा था कि ये गरीबों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, किसानों की पार्टी है और किसान को लेकर आपने बहुत काम भी किया था, लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़कर कहीं भंवर में और बातें उलझ गई है। हालांकि मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं इस पे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है किसानों की जो दो समस्याएं हैं, खास करके भूमि अधिग्रहण का जो मसला है, जहां पर अमेंडमेंट की बात चल रही है वो लैप्स कर चुका है, फिर से ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है, और एक जाट आरक्षण का मसला है वो भी कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, उस पर भी ऑर्डिनेंस लाने की बात। ये ठीक है क्या और क्या है इसके पहले? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, ये भारत कृषि प्रधान देश रहा। हाँ, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए, जो ज़मीन को चीर कर रोजी रोटी सबको खिलाने वाले और सबसे ज़्यादा मेहनतकश, वफादार और ईमानदार अगर कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग। आज देखिए, बड़ी विडंबना है इस बात को लेकर कि पूरे वर्गों के लिए कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग है, योजना है, लेकिन किसानों के, देश के किसानों के लिए कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं बनती। पिछले हम जब इतिहास पर देखें, लेकिन इसके पीछे भी एक योजना है और छुपी हुई योजना है। वो ये है कि किसानों को किस तरह से किसानों की ज़मीनों को छीनकर उनको बेरोजगार करके उनको जो है उनके हाथों से उनका सरमाया छीनकर उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये एक छुपी हुई योजना है इन सब योजनाओं के पीछे। तो किसान जितना परेशान है, जितनी दिक्कतें, मशक्क़तें, परेशानियां वो झेल रहे हैं, कि कितनी आत्महत्याएं साल भर में होती हैं, ये किसान अच्छी तरह से जानता है। चूँकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, इसलिए इन समस्याओं को बहुत नज़दीकी से 60-70 एकड़ ज़मीन का होते हुए मेरे परिवार सही मायने में अपनी एजुकेशन, उन बच्चों की एजुकेशन और तमाम उन सारे हालात से नहीं उबार पाता जो उनको सही मायने में आज के लेवल पर मिलनी चाहिए। तो किसानों की बड़ी समस्या रही है, और उस समस्या को लेकर एक छोटी सी जो देश भर में आंदोलन चले, 118 साल पुराना एक काला कानून 1894 में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसको थोड़ा सा ठीक करने की, करेक्ट करने की कवायद कांग्रेस ने शुरू की थी, लेकिन उसको भी जिस तरह से औद्योगिक घरानों के दबाव में उसको बदलकर उसका पूरा शेप ही चेंज कर दिया इस एनडीए की गवर्नमेंट ने। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से किसानों को लेकर सब कहीं ना कहीं उनको लूटने और उनको बेरोजगार करने में, उनको जो है बर्बाद करने में जो एक सरकारी पॉलिसीज़ हैं या पॉलिसीज़ नहीं हैं उनके लिए, ये एक बहुत बड़ी दुखद और बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन चूँकि औद्योगिक घरानों का, कॉरपोरेट जगत का इतना दबाव है सरकारों के ऊपर, उसकी वजह से किसानों के हक में सही फैसले ना लेना उनकी मजबूरी बनता जा रहा है। पुष्पेंद्र भाई, दो इशूज हैं आज के दिन में। एक तो आप देख रहे हैं भूमि अधिग्रहण का मुद्दा चल रहा है, जैसे सरकार और विपक्ष में जो टकराहट है, ऑर्डिनेंस जिस हिसाब से ख़त्म हो गया, नए ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, और एक जाट आरक्षण को लेकर भी बहुत लोग संजीदा हैं। जाट के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सतपाल मलिक हो, चाहे संजीव बालियान हो, जो केंद्र में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आपके चौधरी अजीत सिंह हैं, जयंत जी हैं, आप हैं, सब लोग हैं। तो क्या जाट आरक्षण का सच क्या है? क्या आप लोग सिर्फ मीना को देख के ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हकीकत है कि जाट को आरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि एक बार फिर से वक्त आ गया है इन तमाम चीज़ों को खंगाला जाए। देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दूं। जहाँ तक जाट आरक्षण का सवाल है, जाट स्टेट्स में 9 राज्यों में, जिसमें निरस्त किया गया है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उन 9 के 9 राज्यों में जाट ओबीसी की लिस्ट में पहले से ही शामिल है। और हमारी जो मांग चली आ रही थी वो यही थी कि जिन राज्यों में हम ओबीसी की लिस्ट में हैं, उसी राज्य को केंद्र की लिस्ट में
भी हमें शामिल किया जाए। उसका आधार क्या है कि मान लीजिए गांव के स्कूल में मैं पिछड़ा हूं, फिसड्डी हूं, तो क्या मैं डीपीएस आर के पुरम में आकर के एडवांस अगड़ा हो जाऊंगा? मेरठ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते समय जाटों को ओबीसी माना जा रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एडवांस यूनिवर्सिटी है, अगड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां हमें पिछड़ा ना मान के अगड़ा माना जा रहा है। तो ये जो विसंगति थी, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम कोई अलग से आरक्षण नहीं मांग रहे, जो काफी लोगों के दिमाग में रहता है कि जाट तो अलग आरक्षण मांग रहे हैं। जाट अलग आरक्षण नहीं मांग रहे, जाट केवल ये कह रहे हैं कि हमारे समकक्ष जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो गुर्जर जाति हो, यादव हो, लोधे हो, कुर्मी हो, ये तमाम को सन 93 से ही आरक्षण प्राप्त है। ये भी किसान जातियां हैं, मंडल आयोग में इनको भी किसान जातियों के रूप में एड्रेस किया गया है हर जगह, और हम भी किसान जाति हैं। हमारी आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक तीनों कंडीशन, सांस्कृतिक कंडीशन बिल्कुल इन्हीं जातियों के तरह है, और राज्यों में हम इन्हीं की श्रेणी में ओबीसी में हैं। तो जब हम राज्यों में हैं और पिछड़े हुए राज्यों में हैं, चाहे वो सारे के सारे ये बीमारू स्टेट्स हैं जिसमें जो है जाट बसता है, तो क्या कारण है कि जो केंद्र में हमें नहीं लिया जा रहा है? तो हम तो ये इसका आधार ही चैलेंज करना चाह रहे हैं। केंद्र अलग से अपनी लिस्ट ना बनाए, जो लोग राज्य की लिस्ट में पहले से हैं उनको तत्काल रूप से जो है केंद्र की लिस्ट में डाल दिया जाए। केवल हमारी ये मांग है। रमजान भाई, क्या आपको लगता है कि आरक्षण का जो मसला है, ये जाटों का जो मसला है, ये जो इसका क्या आधार यही होना चाहिए कि केवल आप जाट जाति से तो आपको मिल जाए? क्या उसको फिर से नहीं देखा? क्योंकि इससे पहले जो हमने आरक्षण की व्यवस्था की है कई राज्यों में और कई जातियों में, वो सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है। उसमें जो क्रीमी लेयर हैं वो ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। जाट भी कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो बहुत संपन्न हैं। तो क्या सिर्फ समुदाय के नाम पे आरक्षण देना ये लगता है कि वाजिब है? देखिए, मैं समुदाय के नाम पर आरक्षण देने के समर्थन में कभी नहीं रहा, खास तौर पर उन समुदायों को जो पहले से ही बहुत संपन्न हैं। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में हमारे जाट भाई इतने संपन्न हैं कि आप नौकरियों में देखो 62% है, उनकी तादाद 19 और 20% है सरकारी रिकॉर्ड के एतबार से। आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, बिजनेस में, गैस एजेंसीज के इशूएंस में, या तमाम जो शोबे हैं उनमें उनकी तादाद उनकी परसेंटेज से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ऐसे स्टेट में मैं नहीं कह सकता कि उनको किसी तरह से किसी आरक्षण की ज़रूरत है। उन प्रदेशों में जो ख़ास तौर पर पिछड़े हुए हैं, जो बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग हैं, जैसे ये मेव कबीला जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उसमें 0.5% औरतों की एजुकेशन है, 0.4% तीसरी या चौथे नंबर की नौकरियां हैं, जबकि हमारी तादाद 9 या 10% के आसपास है। तो जो पूरी तरह से पिछड़े हुए कबीले और जो डिजर्व करते हैं इस बात को लेकर कि जिस तरह से मीना और मेव एक जैसे, हिंदू ना हिंदू हो ना मुसलमान, और मीना और मेव एक समान, ऐसा एक नारा भी लगा था। तो उसके आधार पर अगर बहुत कबीले पिछड़े हुए हैं जो बिल्कुल ही अपने उसमें खड़े ही नहीं हो पा रहे सामाजिक न्याय के उसमें, तो उनको तो दिया जा सकता है। और उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि उसमें भी जो क्रीमी लेयर हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, या कोई उद्योगपति हो गया है, या जो उनका बच्चा बहुत अपने लेवल पर संभाल सकता है, मैं तो कहता हूँ उनको उसमें से भी निकाल दिया जाए। तो तब जाकर शायद सही आदमी को और आखिरी आदमी को इस आरक्षण का फायदा हो। देखिए, इसमें जो बात चौधरी साहब ने, रमजान चौधरी जी ने रखी है, क्रीमी लेयर का प्रावधान तो ओबीसी में है ही, यानी कि मुझे नहीं मिलना है। यदि मेरी 5-6 लाख से ज़्यादा सालाना आमदनी है तो मुझे नहीं मिलना है। ये प्रावधान चौधरी साहब जो दबे कुचले किसान वर्ग, जिनका खसरा खतौनी में से भी नाम कट चुका है, जिनके नाम पे 1-1, 1.5-1, 2-2 बीघे जमीन भी बची नहीं है, और बाकी जो है भूमि अधिग्रहण के माध्यम से छीन ली जा रही है, तो उनकी स्थिति बड़ी विषम स्थिति है। और जो आंकड़े आपने बताए वो आंकड़े भी सत्य नहीं है। इसमें जो है गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट्स इस बारे में आई हैं, केसी गुप्ता जी की रिपोर्ट भी आई है, हरियाणा के संबंध में भी आप ले लें या और राज्यों के संबंध में भी ले लें, जाटों की स्थिति, जो अन्य जातियां हैं, गुर्जर जाति या यादव हैं, अहीर हैं, लोधे हैं, कुर्मी हैं, इन्हीं के समकक्ष है। जमीन कुछ नहीं बची है। गुरनाम सिंह आयोग की जो रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, हुकम सिंह आयोग की यूपी में जो आई थी, उसमें तो अहीर के बाद इन्होंने अति पिछड़ा के बाद एक और कैटेगरी उससे नीचे बनाई थी, उसमें जाट को रखा गया था। तो ऐसा है कि इसमें हमें अलग से आरक्षण नहीं चाहिए,
जो आपने बात रखी है मीणा वाली, वो एसटी कैटेगरी है, वो कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है, तो उसमें इसका प्रावधान नहीं है। वो आपकी बात कहीं ना कहीं जायज हो सकती है क्रीमी लेयर की। चौधरी साहब, कहा जाता है कि मीना और ST मैं कैटेगरी, मीना और मीना के ही ग्रोथ को देखते हुए जाटों को लगा कि भाई ये अगर रिजर्वेशन से इतना आगे बढ़ा जा सकता है, और तब से ये मांग जोर पकड़ने लगी। नहीं, मीना को देख करके तो गुजरों को लगा, गुजरों ने ये कहा, गुजर जाति जो ऑलरेडी ओबीसी में थी, उनको उन्होंने मीना को देख करके कहा कि हमें एसटी में डालिए। वो इशू अलग था। हमारा इशू एसटी या एससी का नहीं है, हमारा ओबीसी का है, और हमारे सामने समकक्ष हमारी जातियां जो हैं, जो किसान जातियां हैं, मंडल आयोग ने कई जगह फार्मिंग पीजेंट कास्ट लाइक यादव, लोधा, गुजर, जाट, इनको क्लब करके ही हर जगह कंसीडर किया है। और इसी चीज का हमने जो है, जो संविधान की धारा 15 है या संविधान की धारा 16 है, उसमें क्लियर है कि जो भी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार सरकार के पास है। और इंदिरा साहनी केस के माध्यम से जो एनसीबीसी एक्ट बना है, और उसमें भी प्रावधान दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करके कि कौन है इसको दे सकती है। तो उसी आधार पर जो हम स्टेट में पिछड़े हैं, भाई स्टेट जो है के जो यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर आप स्टेट में आप ये कहिए स्टेट में आप शारीरिक रूप से विक्षिप्त हैं, आपकी उंगली नहीं है, तो केंद्र में आते आते आपकी उंगली जुड़ गई। आपका जो स्टेटस आपके स्टेट में है, हम तो उसी स्टेटस को केंद्र में बहाल करने की मांग कर रहे हैं, नया नहीं हम कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जिस राज्य में हम पिछड़े नहीं हैं उसमें भी हमें पिछड़ों में डालो। जिसमें हम पहले से हैं, जिसमें हमारे फेवर में रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जिसमें हमारी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, उसी में मांग जो है केंद्र की हम कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि एक वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। फिर दोनों मेहमानों से जानना चाहेंगे कि किसान का मसला हो चाहे जाट आरक्षण का मसला हो, कि किस तरह से और इसको ढंग से बनाया जाए, और सरकार इसके बारे में क्या नज़रिया रखती है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बातचीत में। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने दोनों मेहमानों से। रमजान भाई, सवाल आपसे है, क्या वेस्टर्न यूपी का जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और हरियाणा का जाट, क्या दोनों को एक साथ मिला के देखा जा सकता है? क्योंकि एक लिस्ट बनी है वेस्टर्न यूपी में जो उत्तर प्रदेश की लिस्ट है, एक लिस्ट हरियाणा में बनी है। दोनों के जो राजनीतिक हालात और सामाजिक हालात या आर्थिक हालात, दोनों के डिफरेंस हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या नज़रिया रखनी चाहिए? मैं पुष्पेंद्र जी की बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि जो लोग उस कैटेगरी में डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सारे जाट समर्थ हैं, कुछ जाट ऐसे हैं जो पिछड़े हैं और बहुत पिछड़े हैं। राजस्थान में मैंने देखा है, यूपी में मैंने देखा है, तो और हरियाणा में भी कुछ इलाके हैं जहाँ वो पिछड़े हुए हैं। तो जहाँ बहुत पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन करने में कोई मैं दिक्कत महसूस नहीं करता। लेकिन जहाँ समर्थ हो गए हैं, जहाँ चीज़ें बहुत करेक्ट हो गई हैं, वहाँ नंबर आना चाहिए दूसरों का। दूसरी बात यह है कि मैं एसटी की बात कर रहा था, मेव कबीले की, जिसके चूँकि 1860 का ऑर्डिनेंस है अंग्रेजों का, उस वक्त मेवों को और मीणाओं को क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया था। आज़ादी के बाद उसी क्रिमिनल ट्राइब के आधार पर मीणाओं को आरक्षण मिला, मेव कबीला रह गया। तो जैसे ये मेव पिछड़ा हुआ कबीला है, ऐसे कबीलों को ढूंढकर, और सचर कमेटी की रिपोर्ट रंगनाथ मिश्रा ने ये बात कही है कि कुछ कबीले ऐसे थे जिनको रह गए थे, और इसमें धार्मिक प्रावधान भी नहीं है एसटी में। तो ऐसे कबीलों को ढूंढकर जो डिजर्व करते हैं उनको दिया जाना चाहिए, और उसमें भी कुछ प्रावधान खास कर दिए जाएं। जो अति पिछड़े उनको अलग से किया जाए। तो जाट आरक्षण का मैं खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के स्पेशल प्रावधान जो लोग ग्रोथ कर गई हैं, जो क्षेत्र, जो इलाके, उनको छोड़कर, क्रीमी लेयर्स को छोड़कर, जहां ज़रूरत है आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको करने में मुझे दिक्कत नहीं है। इसमें जो बात आपने रखी है वो बात एक्ट में ही दी गई है। इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान इसीलिए दिया गया है जिसकी 5 लाख सालाना से ज़्यादा इनकम है उसको दिया ही नहीं जाएगा। ये दिया ही किसानों को, ये बच्चों को, और जो गांव में रह रहे हैं जिनको शिक्षा का अभाव है, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। भाई क्या आपने नहीं सुना, जाट रे जाट 16 दूनी 8, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट? ये कहावतें जो चली हैं, ये जाट तेरी बुद्धि घुटने में होती है। ये जाटों के खिलाफ जो सामाजिक एक नज़रिया है
जाट अक्खड़ होता है, तो क्या समाज ये चाहता है कि जाट केवल अपना बलिदान सीमा पर खून बहा करके देता रहे और इस देश का पेट भरने के लिए जो है अनाज पैदा करता रहे और खेतों में पसीना बहाता रहे और खेल के मैदान के माध्यम से मेडल लाके देश का सम्मान करता रहे? लेकिन जाट जब भी अपने अधिकारों की बात करेगा तो यही बातें निकल करके सामने आ जाती हैं, तब जबकि हमारे समकक्ष सभी जातियों को 20-25 साल की लीड दे दी जा चुकी है और उसके बावजूद हम स्टेट की लिस्ट में हैं। जब हम राज्य में पिछड़े हैं तो केंद्र में क्या आपत्ति है हमें पिछड़ा मानने में? और क्रीमी लेयर में जो संपन्न हैं भी अगर कुछ लोग, उनको वैसे भी हटा दिया जाएगा और उस प्रावधान को आप खुद ही कह रहे हैं कि एसटी में भी लागू किया जाना चाहिए। उस बारे में विचार हो सकता है कि आईएएस अफसर जो बन गए SC ST, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण की आवश्यकता है? इस प्रश्न को बिल्कुल बहस के लिए उठाना चाहिए। लेकिन जब ओबीसी में तो पहले ही आपके ये प्रावधान क्रीमी लेयर का लगा हुआ है, तो इसमें हम राज्य के अनुसार ही चलना चाह रहे हैं। और राज्य और केंद्र, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि ये क्रॉस पर्पस में काम नहीं करते हैं इस देश में, इनमें एक जो है सामंजस्य है। यदि एक स्टेट एक जाति को पिछड़ा मान रहा है तो केंद्र कहां से आ गया ये कहने वाला कि ये पिछड़ी नहीं है केंद्र में आकर के? हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं। रमजान भाई, एक तरफ अन्ना देख रहे हैं कि किस तरह से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपना एक अभियान चला रहे हैं और सरकार भी चाह रही है कि 2 ऑर्डिनेंस और लाएं। एक आरक्षण को लेकर भी अभी क्लियर नहीं हुआ और एक किसानों के मसले पर जो ऑर्डिनेंस लेफ्ट कर चुका है हुई है, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? देखिए, बिल्कुल ऐसे आंदोलन चलने चाहिए। चूँकि 118 साल तकरीबन एक कानून बनाए, वो भी बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन कॉरपोरेट जगत और उद्योगपतियों से छुटकारा किसानों को मिलता सा दिखाई दे रहा है। जैसे उनकी मर्जी से ज़मीनें लेना, उनकी मर्जी के कुछ मुताबिक रेट तय करना, ऐसा कुछ प्रावधान हुए थे जिनको लेकर थोड़ा सा किसान एक उत्साहित था। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस आया है और उसने तमाम वो अधिकार छीन लिए जो उस पिछले कानून के तहत दिए थे, तो नेचुरल एक बहुत उबाल है किसानों के अंदर। और जिस तरह से एक खुला छोड़ दिया था राज्य सरकारों को कि वो अपने अधिसूचनाओं के जरिए से और भी कुछ कर सकते हैं, जिस तरह का इस्तेमाल अभी 4 दिसंबर को हरियाणा में हुआ। हरियाणा में खट्टर सरकार ने अधिसूचना जारी करके जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए थे उससे आधा कर दिया वहाँ पर। तो इस तरह से जो ये बदलाव हो रहे हैं, इसके खिलाफ मुहिम चलना, एजिटेशन होना, आंदोलन होना एक स्वाभाविक है। और किसानों को अगर बचना है अब इस वक्त, चूँकि वो कानून को बदलने में 118 साल लगे, इस वक्त भी अगर किसानों में जोश नहीं आया और किसान आंदोलन के लिए दिल्ली का घेराव नहीं किया और नहीं उतरे सड़कों पर, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनका भला कभी नहीं होगा। पुष्पेंद्र जी, यही सरकार का कहना है कि अगर हम 118 साल पुराने कानून को और हम ठीक नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि उन पर आरोप लग रहा है कि कॉरपोरेट के लिए वो पॉजिटिव है इसलिए ऐसा करें, लेकिन विकास उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम मसला है। इसी तरह अगर धरना प्रदर्शन, लड़ाई और कानून मुकदमा चलता रहा तो इस देश में कब विकास होगा? कब लोग बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लग पाएगी? या उसके लिए क्या ज़मीन के लिए आप दरवाजे जाएंगे? मुझे जी एक फैक्ट्री लगाना है, आप बताओ जी। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। प्रश्न आपका ये है कि क्या ज़मीन लेने से पहले जो इसमें 2013 का कानून था उसमें 70% और 80% किसानों की सहमति का प्रावधान था। अब वो 5-6 कंडीशंस, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, यानी जो कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, रूरल हाउसिंग हो, सस्ते घर हो, या डिफेंस सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ये 5-6 कैटेगरी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी उसमें शामिल है, इन्होंने बनाई। और उसके तहत इन्होंने कहा भाई इन चीज़ों में हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो इतनी व्यापक है कि वो आप उसके तहत काफ़ी भूमि को अधिग्रहण करते चले जाएंगे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है और लगभग सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। मैं एक महत्वपूर्ण और फंडामेंटल प्रश्न ये उठाना चाहता हूँ कि जो किसान आपको चुनने का अधिकार रखता है, अपनी हित की सरकार चुनने का अधिकार रखता है, तो क्या आज आप ये प्रश्न चिन्ह उस किसान के विवेक पर लगा रहे हैं कि साहब वो अपने हित का प्रोजेक्ट नहीं चुन पाएगा? अगर आप उसके हित की बात लेके उसके दरवाजे पे पूछने जाएंगे तो वो करेगा नहीं, मेरा हित नहीं है, तुम चले जाओ वापस। क्या इस देश में अंग्रेजों के समय से और लास्ट तक जो है नहरें नहीं बनी या सड़कों का जाल नहीं बिछा या रेलवे लाइन नहीं बिछी? किसान कभी भी जो विकास का मुद्दा है उससे असहमति नहीं जाहिर करता है। लोग पंचायत में बैठते हैं और गांव के गांव बिल्कुल इसमें सहमत होने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें 2-3 चीजें चाहिए। नंबर 1, उनकी यदि जमीन ली जा रही है तो वो तैयार हैं इस देश की डेवलपमेंट के लिए जमीन देने के लिए,
लेकिन उनके साथ लूट ना की जाए। उनकी जमीन मान लीजिए 1000 रुपए में ली गई और बाद में उसको 30,000 रुपए में किसी बिल्डर को 10,000 रुपए में बिल्डर को दिया, बिल्डर ने आगे 30,000 में बेच दिया, वो गलत है। उसके लिए जो है ये सख्त कानून बनाया गया था। तो हमारा प्रश्न यही है, उसे बढ़िया कंपेंसेशन दी जाए। उसके बाद उसके परिवार का जो लगभग वो बेरोजगारी की स्थिति में आ जाता है, और आपको जानकारी है जो व्यक्ति व्यापारी नहीं है, अचानक उसे 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बर्बादी के लक्षण उसमें आ जाते हैं। हेलीकॉप्टरों में दुल्हन आ रही हैं, स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, मकान 2 मंजिला 3 मंजिला बना लिया है, लेकिन 10-5 साल बाद खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और वो जो बिल्डिंगें वहां खड़ी होंगी उसमें गार्ड की नौकरी, स्वीपर की नौकरी, ये सब करता वो नजर आता है। तो ये एक सामाजिक प्रश्न है, इसमें आग है, बहुत बड़ा एक सामाजिक समस्या हो जाएगी। किसान डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन किसान ये नहीं चाहता कि डेवलपमेंट के नाम पे उसकी जमीन छीनी जाए। भाई सड़क बनती है, वहां पर रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, स्टील, कौन सा फैक्ट्री है जिससे अधिग्रहण किया जाता है कि भाई इतने रेट में तो तेरे हम ले लेंगे? सीमेंट का क्या अधिग्रहण होकर के बिल्डिंग बनती है? केवल जमीन और किसान की जमीन को अधिग्रहण करेंगे और उससे पूछेंगे भी नहीं। फैक्ट्री मालिक का सीमेंट कोई अधिग्रहण नहीं करता, उसकी मर्जी का जो रेट होता है वो देता है, तुम्हें लेना है ले लो, नहीं तो मत जाओ। तो ये जो प्रवृत्ति है जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है कि साहब हम तो अधिग्रहण करेंगे और ले लेंगे उसको, वो गलत है। किसान के सामने आप जाइए, अपनी बात रखिए। किसान निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या 2-3 प्रावधान जो जायज हैं आप उनको रख लीजिए, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो इस सब चीज़ों के तहत भूमि छीन करके और जो थैली शाह, धन्ना सेठ और इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको देने का जो इसके पीछे मंसाल अपरेंटली लग रही है वो गलत है। रमजान भाई, वही मैं जानना चाह रहा था कि जहाँ पे कुछ कानून थोड़े लचीले हैं भी, उन राज्यों में भी सरकार कितना % लैंड एक्विजिशन कर पाती है? क्या सरकारों या प्रशासन के बस की बात रही कि आप लैंड एक्विजिशन कर लेंगे या आप उनके साथ रेट फिक्स करा लेंगे? एक प्रोजेक्ट अगर लगाना है पावर का कहीं भी, चाहे वो NTPC लगाती हो, चाहे वेल लगाती हो, या कोई भी कॉर्पोरेट लगाता है, किसानों के साथ डील करने में इतनी समस्याएं आती हैं। और मुझे लगता है कि आप प्राइवेट पार्टी होकर तो डील कर भी लेंगे, लेकिन सरकार या प्रशासन क्या कर पाएगा? एक्विजिशन इतना आसान है? देखिए, तकलीफ इस बात से नहीं है कि अब ये बात कह रहे हैं कि हमको विकास चाहिए और विकास के लिए किसानों की ज़मीन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान हितैषी नहीं रही, किसान विरोधी इसको समझा जाता है। पहली बार देश के किसानों ने इस पार्टी पर भरोसा किया, और भरोसा इसलिए किया कि उन्होंने कई तरह की बातें, जैसे उन्होंने ये कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम रंगनाथ मिश्र कौन सा आयोग, कृषि को लेकर अपना स्वामीनाथन आयोग को लेकर लागू करेंगे, और बहुत सारी ऐसी। तो देश के किसानों ने पहली मर्तबा इस भारतीय जनता पार्टी पर यकीन किया। आप यकीन मानेगा कि हम जब किसानों के लिए काम करते थे तो स्टिंग कमेटी की, जो उस वक्त की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी मेंबर थी सुमित्रा महाजन जी, जो आज की लोकसभा अध्यक्ष। उन्होंने, उनके पास ये कानून जो अब आया है, जो कांग्रेस ने लागू किया था, वो उन्होंने तैयार किया था, और हमारे तमाम तर सुझाव उन्होंने उसमें रखे। और उस बनते वक्त ये कहा था, जब चर्चा हो रही थी दोनों सदनों में, कि हम इससे भी बेहतर चाहते थे, कांग्रेस नहीं बना रही, ठीक है। लेकिन आज जब ये प्रक्रिया में था ये कानून बदलने की में, तब वो इसको और बेहतर करने की प्रक्रिया में बता रहे थे, सुधार की ज़रूरत बता रहे थे, और इससे अच्छा बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार हुई तो उन्होंने क्यों इसको, तब वो कुछ कह रहे थे, आज उनको विकास के लिए इसको बदलना क्यों ज़रूरी है? ये जो दो तरीके के चेहरे आते हैं ना सामने, इससे बड़ी तकलीफ होती है। ये है जो तकलीफ, जब आप विपक्ष में होते हैं तो कुछ और कह रहे होते हैं, और जब आप पक्ष में आ जाते हैं, आपकी सत्ता आ जाती है, तब आपका वक्तव्य कुछ और बदल जाता है। ये वही लोग हैं जो पहले क्या क्या ये सारे सुझाव स्टैंडिंग कमेटी में जब सुमित्रा महाजन जी के पास गए तो तमाम तरह की बातें हमसे घंटों बात करते थे कि ये होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें उन्होंने ये रखवाई थी। तो अगर उनको विकास दिख रहा था तो अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें क्यों की? और उस वक्त जब स्टैंडिंग कमेटी में उनके पास ये बिल आया तो उन्होंने इसमें ये गुंजाइशें क्यों न रखी कि भाई आगे जब हमारी सरकार आएगी तो इसमें ये दिक्कत आएगी, इसलिए इन चीज़ों को इसमें से हटा दिया जाए। तो जो धोखा
किसानों के साथ होता है, जो भ्रम फैलाकर वोट हासिल कर लिए जाते हैं और फिर उसके बाद फ़ायदा किसी और को पहुंचाया जाता है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है और इसी धोखे को किसान आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद धोखा खाता है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बातचीत काफ़ी अच्छी रही और ये दोनों मेहमानों का कहना है किसान उस वक्त धोखा खाता है या उसको दुख होता है। इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा बीच में आपकी बात काट के, कि जिस प्रकार का माहौल इस देश में बन रहा है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी जाट विरोधी, अगर ये वाकई ग्राउंड पे चला गया तो नरेंद्र मोदी की चूलें 2019 में जो ये सोच रहे हैं कि हम 10 साल और 15 साल शासन करेंगे, उसके ऊपर जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और ये नारा गांव-गांव पहुंच रहा है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। इस चीज को देखिए। चलिए, ये तो भविष्य बताएगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना तय है किसानों को दुख और तकलीफ तब होता है जब एक ही पार्टी और एक ही नेता के दो चेहरे सामने आते हैं, जब वो सत्ता में होता है और जब वो विपक्ष में होता है। चलिए, आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ मेहमान के साथ और कुछ नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।